सिर्फ 1,000 से शुरुआत और 11 करोड़ रुपए। असंभव, 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 असंभव। सिर्फ 1,000 से शुरुआत और 11 करोड़ रुपए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सिर्फ 1,000 से शुरुआत और 11 करोड़ रुपए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। तो सुना आपने, कैरी भाई, जॉली भाई, यहां तक कि मोदी जी भी इस दावे पे सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, 1,000 से शुरू करके 11 करोड़ रुपए कैसे बन सकते हैं? कोई मजाक है क्या? तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आपको प्रूफ के साथ, फैक्ट के साथ ये बताऊं कि 1,000 से 11 करोड़ तक का सफर कैसे तय हो सकता है। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि ये मामला है करोड़पति बनने का, यानी कि वेल्थ क्रिएशन का। और जब भी वेल्थ क्रिएशन की बात होती है तो तब हमें वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, न कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के ऊपर। आपका माइंडसेट इन्वेस्टर का माइंडसेट होना चाहिए, न कि किसी गैम्बलर का या ट्रेडर का। तो इसके लिए हम 4 अलग अलग सिनारियो लेते हैं और 4 अलग अलग कैरेक्टर्स, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए फॉर अमन, बी फॉर बबीता, सी फॉर चित्रा एंड डी फॉर धर्मेश। तो सबसे पहले बात करते हैं अमन की। अमन एक नौजवान है जिसकी एज है 25 ईयर्स। अमन की नई नई जॉब लगी है। वो 1,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसे वो एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर देता है एसआईपी के रूप में। और क्योंकि उसका सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट होता है, तो वो चाहता है कि अपने इन्वेस्टमेंट में या एसआईपी में भी हर साल 10% का इंक्रीमेंट करें। और उसका टारगेट है कि वो 60 साल की एज तक वो रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस खड़ा करना चाहता है। उसके पास अभी इन्वेस्टिंग के लिए 35 ईयर्स बचे हुए हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं हम 15%। तो अगर हम देखेंगे कि अगले 35 साल बाद उसका जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है एसआईपी के ज़रिए और टॉपअप के ज़रिए, जिसे हम स्टेप अप एसआईपी कहते हैं, वो है 32.5 लाख रुपए। क्योंकि उसने 10% उसने हर साल अपनी एसआईपी को इंक्रीज़ किया है, तो इस वजह से उसका जो टोटल कॉर्पस जो रिटायरमेंट पे उसका हो जाएगा, वो हो जाएगा 3.35 करोड़ रुपया। दूसरे सिनेरियो में बात करते हैं बबीता की, जिनकी एज 30 साल है। वो भी 1,000 से अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहती हैं। यहाँ भी वही सेम कंडीशंस हैं। वो भी हर साल अपनी एसआईपी को 10% बढ़ाएगी। यहाँ भी एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है। बबीता के लिए रिटायरमेंट का कॉर्पस खड़ा करने के लिए अभी 30 साल बाकी हैं। उसका जो टोटल जो अमाउंट जो इन्वेस्टेड होगा वो होगा 19.74 लाख। लेकिन क्योंकि उसने टॉपअप डाला है ना 10% का हर साल, तो उसकी वजह से उसका कॉर्पस हो जाता है 1.5 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं चित्रा की। चित्रा जी की एज 40 ईयर्स है। उनके लिए भी सेम कंडीशंस है। वो भी काफ़ी देर में शुरू कर रही हैं। 1,000 रुपये पर मंथ से शुरुआत कर रही हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है, 10% हर साल वो अपना एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएंगी। 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है। उनके पास 20 साल है इन्वेस्टिंग के लिए। उनका जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 6.87 लाख उनका इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल जो कॉर्पस उनको मिलेगा 27.84 लाख। तो ये काफ़ी कम नज़र आ रहा है। अब चौथे सिनारियो में धर्मेश जी हैं, जिनकी एज 50 ईयर्स हो चुकी है। वो अब जाके वो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी पता चला इसके बारे में। तो वो भी 1,000 रुपये से शुरू करते हैं। वहाँ भी सेम कंडीशंस हैं। टोटल कॉर्पस जो उनको मिलेगा 3.96 लाख। ये बहुत कम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अमन ने भारी अंतर के साथ ये इन्वेस्टिंग की रेस जीत ली। अब कहाँ अमन को 3.35 करोड़ रुपए का कॉर्पस मिल रहा है और कहाँ धर्मेश को सिर्फ 3.96 लाख, यानी कि उसका 1/4 हिस्सा। तो इसे कहते हैं अर्ली बर्ड एडवांटेज, क्योंकि अमन ने बहुत पहले इन्वेस्टिंग को समझ लिया था, उसकी जर्नी को उसने शुरू कर दिया था। लेकिन शुरुआत में थंबनेल में कहा गया था कि 11 करोड़, लेकिन यहाँ पे तो अमन का जो कॉर्पस हो रहा है वो 3.35 करोड़ रुपए हो रहा है। वो है एक कंजर्वेटिव कंडीशन में, यानी कि जो अगर इंडेक्स को फॉलो करते हुए वही रिटर्न्स आते हैं। सेंसेक्स ने पिछले 40 सालों के जो रिटर्न्स हैं वो 15-16% के करीब हैं, जबकि हमने यहाँ पे 15% इसको माना है। लेकिन इससे
20% से ज़्यादा रिटर्न्स लिए जा सकते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसका मैं कारण बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर आपको अल्फा जनरेट करके देता है, यानी कि जो भी आपका बेंचमार्क होगा उससे वो ज़्यादा 3 या 4%, कई बार 5% तक रिटर्न ज़्यादा करके देता है। यानी कि अगर निफ्टी 15% के रिटर्न दे रहा है तो एक एक्टिव फंड मैनेजर उसमें आपको 3 या 4% एक्स्ट्रा रिटर्न दिला सकता है, शायद उससे ज़्यादा भी। दूसरा, मैंने कई बार ग्रीन जोन्स का जिक्र किया। ग्रीन जोन्स का मतलब हुआ कि जबकि आपके लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि 2001 में .com बबल आया था, जिसमें कि IT कंपनीज के शेयर काफ़ी गिर गए थे और शेयर मार्केट काफ़ी सस्ता हो गया था। 2008 में जो लेमन क्राइसिस आया था, जिसके बारे में कई बार जिक्र किया था कि भारत में भी उसका भयंकर असर हुआ, तो उस समय सत्यम क्राइसिस यहाँ पे आया था। तो उस समय भारत का जो शेयर मार्केट था, जो सेंसेक्स था, वो भी 65% तक गिर गया था। यानी कि उस समय भी बहुत बड़ा मौका आया था। लोगों ने अपने पैसे को डबल से लेके 2.5 गुना 3 गुना तक उस समय किया था, जब उन्होंने सस्ती खरीदारी की थी। तीसरा, जैसे 2011 में यूरोजोन क्राइसिस आया था, यानी कि यूरोप की कई इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा था, तो उसका भारत पे भी असर पड़ा था। तो उस समय भी लगभग 30% के करीब भारत का मार्केट भी गिरा था। चौथा, तो आपने देखा है पिछले साल कोविड की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी जो है 40% के करीब ये गिर चुके थे। तो इस तरह के जब मौके आते हैं, तो जब मार्केट आपको नॉर्मली 15% के रिटर्न्स दे रहा है, तो यहाँ पे एक मौका बनता है कि आप 15% के 18, 20, 22% तक के यहाँ पे रिटर्न उठा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो फंड मैनेजर है, क्योंकि वो एक्टिवली आपके फंड को मैनेज कर रहा है, तो अल्फा जनरेट करके वो देता है, यानी कि 2-3% वो एक्स्ट्रा देता है। तो इस तरह आप 20% से लेके 25% तक भी रिटर्न्स ले सकते। तो मैंने यहाँ पे 20% माना है कि अमन को रिटर्न्स मिले 20%। तो जहाँ पे अमन का रिटायरमेंट कॉर्पस 15% के हिसाब से 3.35 करोड़ रुपए हो रहा था, 20% के हिसाब से उसका कॉर्पस बन जाएगा 11.29 करोड़, जिसका कि जिक्र मैंने थंबनेल में किया था। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या 20% से ज़्यादा कोई फंड रिटर्न दे सकता है? चलो 1-2 साल के लिए कोई दे दे, कोई ग्रीन जोन बन गया, कोविड के टाइम पे दे दिया, लेमन क्राइसिस के टाइम पे दे दिया, लेकिन क्या पिछले 20 साल का जिसका एनुअलाइज रिटर्न, क्या किसी फंड का 20% से ज़्यादा है? 1 या 2 नहीं, 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे फंड्स हैं जिनके कि पिछले 20 साल के एनुअलाइज रिटर्न्स 20 से 25% के बीच में है। अब जैसे निपॉन का ग्रोथ फंड है, आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप फंड है, DSP का फ्लेक्सी कैप फंड है, ICICI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। इस तरह के बहुत सारे फंड्स हैं जो कि 20 से 25% के करीब जो रिटर्न्स दे रहे हैं, उनकी मैं यहाँ पे ये लिस्ट दे रहा हूँ। एक सवाल है कि जो कि अक्सर पूछा जाता है कि ठीक है, सेंसेक्स ने, निफ्टी ने पास्ट में रिटर्न्स दे दिए हैं, लेकिन क्या वो आगे भी यही रिटर्न दे पाएगा? तो मेरा जवाब है कि मोर और लेस वो बिल्कुल दे पाएगा। उसका कारण ये है कि शॉर्ट टर्म में हमारे जो इंडेक्स होते हैं वो इवेंट्स पे या सेंटिमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे इंडेक्स या मार्केट भी फंडामेंटल्स और GDP को या ग्रोथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप मोटा मोटी यूँ समझ सकते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर और GDP ग्रोथ रेट को अगर ऐड कर दिया जाए तो उतने % रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं ओवर द ईयर्स। जहाँ तक पिछले 40 साल की बात है तो एवरेज इन्फ्लेशन रेट वो लगभग 7% के करीब रहा है और जो GDP ग्रोथ रेट है वो भी लगभग 7, 7.5 के करीब हो रही है। तो इस हिसाब से 14%, 15% के रिटर्न्स हासिल किए जा सकते हैं ओवर द ईयर्स। एक सवाल खुद से भी करने लगे होंगे कि क्या गारंटी है कि मेरी सैलरी जो है उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी? यहाँ गारंटी की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने माता पिता से सवाल करें कि जब उन्होंने आज से 35 साल पहले या 30 साल पहले जब जॉब शुरू की थी तो उनकी तब सैलरी कितनी थी, अगर उन्होंने 85 के करीब अपनी जॉब शुरू की थी आज से 35-36 साल पहले, तो हो सकता है कि उनकी सैलरी 500, 600 या 1000 से कम रही हो। अगर उन्होंने 90s के करीब में भी जॉब की शुरुआत की हो तो संभावना है कि उनकी सैलरी उस समय 2500 या 3000 के करीब उसमें रही हो। तो आप देख सकते हैं कि वो सैलरीज आज कितनी बढ़ चुकी हैं। तो सैलरीज में भी मोटा मोटी डबल डिजिट से ज़्यादा किसमें ग्रोथ हुई है।
अब जो व्यूअर्स हमारे 40s एंड 50s में हैं वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि वो तो बहुत लेट हो गए, इतना बड़ा कॉर्पस वो कैसे खड़ा कर सकते हैं, उनके पास तो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत कम समय रह गया है। तो किसी हद तक ये सही है और आपकी ट्रेन काफ़ी पहले छूट चुकी है, लेकिन आप फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। जाहिर है फ़्लाइट जब पकड़नी है तो उसके टिकट भी आपको महंगे देने पड़ेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, SIPs का अमाउंट आपको काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। बीच में जब भी मौके आते हैं तो आपको लमसम को अपने वाइजली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से हम बहुत बड़ा कॉर्पस तो खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उसके आसपास किसी हद तक हम पहुंच सकते हैं। और वैसे भी इस एज तक आपकी काफ़ी सारी लायबिलिटीज़ वैसे भी कम हो चुकी होती हैं, तो आपका अगर कंपैरेटिवली थोड़ा कम भी कॉर्पस जमा होता है तो वो भी काफ़ी है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी रक्षाबंधन।